जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए यह लुसेंट है जो कि आप लोग को हम पहले वीडियो बनाकर बता दिए हैं कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जो भी पढ़ना है वो हम लोग शुरुआत कर दिए हैं और शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम प्राचीन में जो बताए हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं। गुप्त वंश बताए थे क्योंकि गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम गुप्त वंश भी आज से शुरू कर रहे हैं और रेगुलर चलेगा। आप लोग इससे जुड़ल रहिए, पूरा लुसेंट ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए। मेरा और जो दोस्त है उस साइड बैठा हुआ है, तो हम लोग सभी आदमी मिलकर डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए और आप लोग भी जुड़ जाइए, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ाएंगे ही नहीं, बताएंगे उसका अर्थ क्या है, पूरा बढ़िया से बता के आपको याद करवा देंगे, याद यहीं पे करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य जो कि एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। तो चलिए गुप्त वंश के बारे में बता रहे हैं। देखिए गुप्त साम्राज्य का जो उदय है ना, गुप्त साम्राज्य का जो उदय वह तीसरी शताब्दी के अंत में, ठीक है, प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जब भी कह देगा कि गुप्त साम्राज्य का जो उदय है ना कितनी शताब्दी के अंत में हुआ था, तीसरी शताब्दी के कितना तीसरा शताब्दी के अंत में, ठीक है। तीसरा शताब्दी के अंत में हुआ था और प्रयाग माने प्रयाग के निकट कहाँ हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ? कौशाम्बी में। समझे? देखिए गुप्त का मतलब क्या होता है? माने छुपा हुआ। तो शाम से समझ आइएगा। कौशाम माने शाम में भी कोई चीज़ छुप जाता है तो कौशाम्बी, यानी प्रयाग के निकट कौशाम्बी में तीसरी शताब्दी के अंत में। कब? बताइए, आप बताइए। तीसरी शताब्दी के अंत में। तीसरी शताब्दी के अंत में, ठीक है। कहाँ? प्रयाग के निकट। किस जगह पे? कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है। चलिए संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के संबंध थे। देखिए क्या कहता है, माने संभवतः कह रहा है, माने इसको लग रहा है कि जो गुप्त वंश जो था ना, गुप्त लोग था वह कुषाण के संबंध थे। किसके संबंध थे? हाँ, कुषाण के संबंध। हाँ वही माने सामंत के मतलब होता है कुषाण के सामंत, इस टाइप का हो गया, ठीक है। अब आ जाइए। गुप्त वंश का जो है ना संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। देखिए अब इसमें क्या नहीं याद करना है, जो 240 से 280 सब ईस्वी दिया हुआ है ना उसको नहीं याद करना है, ठीक है। जो कि श्री गुप्त का वो काल था, जो इतना से इतना था, जो कि 240 से 280 था, तो उसको नहीं याद करना है। इसीलिए देखिए इसमें भी ध्यान देना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर आप उसको याद करते रह जाइएगा तो बहुत समय लगेगा और एग्जाम में पूछता भी नहीं है। तो इसीलिए आप इसको छेक लीजिए, 240 से 280 को नहीं याद करना है, ठीक है। चलिए तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। देखिए गुप्त में सीधे सीरी लगा दीजिएगा ना, सीरी, तो हो जाएगा श्री गुप्त। गुप्त में क्या लगाना है? गुप्त में क्या? सीरी लगा दीजिएगा तो श्री गुप्त, ठीक है। असंभवतः गुप्त लोग किसके सामंत थे? किसके? बहुत बढ़िया। चलिए अब आ जाइए। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी मान लेते, अब श्री गुप्त था जब वो राजा था, उसके बाद अब उसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र था घटोत्कच। कौन था? देखिए श्री गुप्त के पुत्र कौन है? घट गया तो घटोत्कच, चलिए घटोत्कच, ठीक है। अब आ जाइए। एक बार और बताइए, श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? घटोत्कच। आप बताइए। घटोत्कच, ठीक है। चलिए अब आ जाइए। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, देखिए ये बहुत पूछा था गुप्त। देखिए वैसे तो गुप्त वंश में कई गो घटोत्कच भी हुआ, उसके साथ श्री गुप्त जो स्थापना किए थे वो भी थे, लेकिन प्रथम महान शासक जो बने ना वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य नहीं, न तो कनपट्टी लाल कर देंगे, समझे? वो मौर्य नहीं है। आप बताइए वो कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय समय बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो सब जगह मौर्य है ना, तो मौर्य वंश का वो हो गया, आई ना चंद्रगुप्त प्रथम हुआ तो ये हो जाएगा गुप्त वंश में, ठीक है। चलिए आ जाइए। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए समझ लीजिए, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जब भी पूछ रहे तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, ठीक है। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कब गद्दी पर बैठा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको आप याद कर के दिमाग पर जोर नहीं दीजिएगा, ठीक। तो ये कब हुआ? 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, थोड़ा मोड़ा जान जाइए। उसके बाद आइए। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो था ना वो किससे शादी किया था?
लिच्छवी हाँ। राजकुमारी कुमार देवी। हाँ, कुमार देवी। देखिए लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी जो है ना, लिच्छवी के राजकुमारी। अब वो कह देगा चंद्रगुप्त प्रथम ना कहाँ के राजकुमारी से शादी किया था, लिच्छवी तो लिच्छवी के राजकुमारी से शादी किया था। ठीक है, और उसका नाम क्या था? कुमार देवी। हाँ, कुमार चीज क्या था? कुमार देवी। क्या था? कुमार देवी। कुमार देवी, कुमार देवी। ठीक है, आपसे पूछ देगा महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। मोबाइल हटाइए, मोबाइल हटाइए उसको, आई ध्यान इधर रखिए। ठीक है, चलिए आप जब ये पूछ देगा महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया, चंद्रगुप्त प्रथम। आप बताइए कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए बार बार हम इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए आपसे पूछ देंगे कि जो कहाँ की राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम शादी किया था, लिच्छवी के। कहाँ के? लिच्छवी। नाम क्या था आप बताइए उसका नाम? कुमार देवी। कुमार देवी। क्या? कुमार देवी। कुमार देवी। ठीक है, चलिए आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि महाराजा धीराज का उपाधि कौन धारण किया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए अब आगे आइए, गुप्त संवत। देखिए गुप्त संवत है ना कि शुरुआत प्रथम गुप्त ने किया था, तो माने चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो गुप्त संवत जब भी कह देगा ना गुप्त संवत जब आया ना, तो ये प्रथम जो था ना वही लाया। कौन प्रथम? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त सर। देखिए चंद्रगुप्त को द्वितीय है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम का पोता है। द्वितीय को जो है ना विक्रमादित्य का उपाधि। देखिए चंद्रगुप्त, आप पहले सुनिए ना, चंद्रगुप्त प्रथम है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो थोड़ा थोड़ा लगता होगा ना कि चंद्रगुप्त हाँ, प्रथम के बाद द्वितीय हो गया, लेकिन नहीं, पहले चंद्रगुप्त प्रथम जो था ना ओकर पोता था चंद्रगुप्त द्वितीय। होता मतलब हाँ, पौत्र माने बेटा का पोता था। ठीक है, बेटा का बेटा था। चलिए आ जाइए, जब ये कहता है गुप्त संवत की शुरुआत ना कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम किया था। ठीक, अब आ जाइए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। देखिए यही जब ये कहते हैं ना चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का समुद्र हाँ, उसका फिर बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए होता है ना कि पिता के नाम पर, जैसे में होता है कि पिता के नाम पर ना अपना बेटा सबके आदमी नाम रखता है, और अपना पिता के ज़्यादा मानता है तो अपना पुत्र को भी अपना पिता की तरह नाम रख देता है। तो वहीं देखिए समुद्रगुप्त का पिता था कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इनका भी बचा हुआ जो चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका नाम रखा कौन? समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम रखा। देखिए वो 320 ईस्वी में बैठा था, 335 ईस्वी में बैठा। तो देखिए 335 ईस्वी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कब बैठा वो नहीं ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी। मोबाइल हटाइए प्लीज़, आपको कह दिए कई बार, एक बार समझ में नहीं आता है, ये गलत बात है कि नहीं? हटाइए मोबाइल, हटाइए, नहीं तो बिना मतलब कि मोबाइल वाले फोड़ फाड़ देंगे, दिमाग ख़राब करते हैं। चलिए इधर आइए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बता दीजिए एक बार और। समुद्रगुप्त एकदम। चलिए अब आ जाइए, यह 335 में राजगद्दी पर बैठा है, उतना याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। देखिए ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसने आर्यवर्त के कितने शासकों? 9। आर्य, देखिए जब ये आर्य है ना तो आर्यवर्त के 9 शासकों, आर्यवर्त के कितना शासक? 9। आर्यवर्त के 9 शासक, दक्षिणावर्त के 12। 9 में 3 जोड़ दीजिए, 12 शासक। तो कौन? समुद्रगुप्त। ध्यान में रखिए कौन? समुद्रगुप्त। चलिए कह देगा किसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया? समुद्रगुप्त। चलिए हो गया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए इन्हीं विजय के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये बार बार पूछा जाता क्वेश्चन है, हमको लगता है कि 15-20 बार पूछा जा चुका है। यानी ये कहता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे आगे। वैसे तो भारत का नेपोलियन इसको इस टाइप से है ना, ऐसे नहीं कहना चाहिए वैसे कि भारत का समुद्रगुप्त जो है ना, माने होता है ना कि भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? भारत के समुद्रगुप्त की तरह जो था ना वो चाहिए नेपोलियन। पहले तो नेपोलियन आया कि समुद्रगुप्त? पहले समुद्रगुप्त आया।
तो पहले समुद्रगुप्त के नाम से जाना चाहिए नेपोलियन के, लेकिन पहले ही नेपोलियन के नाम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से नेपोलियन वहाँ पे विजिट करता था, चारों तरफ विजिट करता था आसपास के सभी देश को, इसी तरह ये जो समुद्रगुप्त थे ना वो चारों तरफ अपना विजिट करते थे, जिससे में 9 शासकों, आर्यावर्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को, इसी कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता। ठीक है, अब बताइए, इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण किया। देखिए पहले सुन लीजिए कि इसने क्या क्या चीज़ का उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। अश्वमेधकर्ता क्या? अश्वमेधकर्ता माने घोड़ा, अश्व का मतलब होता है ना घोड़ा। तो अश्व माने समझ लीजिए, इस टाइप से याद करना है। घोड़ा पर बैठ के मेघों में ही विजिट कर दिया प्रदेश सबको। तो अश्वमेधकर्ता की उपाधि कौन धारण किया? समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता का समुद्रगुप्त। उसके बाद विक्रमांक के, समझ लीजिए कि विक्रम नाम का लड़का कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का नाम कभी था? विक्रम। समझ ले विक्रम, तो विक्रम से विक्रमों कहिएगा तो ध्यान में आ जाएगा, विक्रमांक। ठीक है, एक और है परम भगवत। परम आदरणीय गुरुजन, इस टाइप का ना होता है, तो समझिएगा परम लगाना है समुद्रगुप्त में। परम भगवान, परम भगवान से परम भगवत, परम भगवान से परम। चलिए अब तीनों का नाम जल्दी आप बताइए कि माने किस समुद्रगुप्त जो था ना, वह किस चीज़ का उपाधि धारण किया था? जल्दी बताइए तीनों का नाम। परम भागवत, आप बताइए। और आप बताइए विक्रमांक, आप और बताइए। अश्वमेधकर्ता। देखिए मैंने नहीं कहा कि घोड़ा पर बैठ के मेघों में जीत के चला आया, ये कौन था? समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता, और नाम अपन कथी रख लिया? विक्रम। तो विक्रम से विक्रमांक। और उसके बाद जब इतना जीत लिया, सब चीज़ जीत लिया, तो परम उसमें लगाइएगा ना, हो परम आदरणीय, तो समझ लिए परम कह रहा था, परम भगवत, परम। चलिए अब आगे आइए, भारत का नेपोलियन। हाँ, समुद्रगुप्त। ठीक, आप बताइए समुद्रगुप्त को माने 3 को कौन उपाधि धारण किया? जल्दी बोलिए। अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भगवत। चलिए बहुत मस्त। अब आगे आइए, देखिए ये सब बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इसलिए इस सबको याद करना बहुत जरूरी। देखिए इसे समुद्रगुप्त को ना कविराज भी कहा जाता है। कथी? कविराज। ये ना, ये अपना एक कहानी वहानी भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे। इसको क्या कहा जाता था? कविराज। चलिए अब आ जाइए, समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। किनका उपासक थे? विष्णु के उपासक था। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक था। ठीक है, कविराज से बोला जाता था विष्णु के उपासक। विष्णु माने उपासक का मतलब होता है ना कि माने भगवान विष्णु के मानने वाले थे, पूजा पाठ भगवान विष्णु के ही करते थे। ठीक है, चलिए समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी थे। जो संगीत प्रेमी भी थे माने गाना वाना सुनने में बहुत रुचि रखते थे। ठीक है, देखिए ऐसा अनुमान इसके सिक्के पर उसे वीणा वादक करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। देखिए समुद्रगुप्त को, जब समुद्रगुप्त है तो वो है ना कि संगीत प्रेमी का अनुमान उसको कैसे लगाया गया है, जिसमें जो सिक्का था ना, उनका जो सिक्का जो ढाले थे उस पर बीना बजाते हुए चित्र था इनका, समुद्रगुप्त का बीना बजाते हुए चित्र था। यही कारण था ना कि मैंने बीना बजा रहे, तो बीना का संगीत से ही रिलेटेड है, इसलिए संगीत प्रेमी होने का इसको कहा गया था। ठीक है, चलिए आपको जब भी पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, सिक्के पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया यह जो है ना, ये अनुमान संगीत प्रेमी होने का। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन संगीत प्रेमी था, और उसको जो समुद्र कौन था? समुद्रगुप्त था संगीत प्रेमी। हाँ, चलिए देखिए आप बता दीजिए कि मेरा और जल्दी दीजिए, कविराज किसे कहा जाता है? विक्रम, अश्वमेधकर्ता, परम भगवत, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, क्या किधर ध्यान रहता है आपका? इनको कैसे याद है, आपको कैसे नहीं याद है? कुछ हल्का फुल्का नहीं होना चाहिए। चलिए इतना अच्छा से याद हो रहा है। चलिए विष्णु का उपासक कौन था? समुद्रगुप्त को विष्णु का उपासक माना गया था। ठीक है, संगीत प्रेमी भी समुद्रगुप्त। आ जाइए अब समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का ना दरबारी कवि कौन था? यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था।
जब भी कह देगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि अपने तो कवि राज के उपाधि धारण किया ही था, लेकिन कह देगा समुद्र राज के जो दरबार में था ना, कवि उभी राजा महाराजा सब था तो पहले तो कवि सब रहता था, संगीतकार रहता था, कुछ माने वादन यंत्र बजाने वाला सब भी रहता था। तो ये जो कवि रखता था वो कौन कवि था? तो हरिसेन। कौन था? इसमें हरिसेन। हाँ हरिसेन। कौन था? समुद्रगुप्त के कौन था? हरिसेन। ठीक है, आ जाइए। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक की रचना किया। जब कह देगा इलाहाबाद प्रशस्ति माने समझिए, इलाहाबाद प्रशस्ति माने कह देगा इलाहाबाद सस्ता है। इलाहाबाद कथी है? माने है सस्ता नहीं, लेकिन याद करने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। कह देगा इलाहाबाद सस्ता है, ये बात कौन कहा है? हरिसेन। कौन कहा है? हरिसेन। यानी हरिसेन जो है ना समुद्रगुप्त के दरबार में रहता है। हाँ, तो जब भी कह देगा इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना कौन किया था? हाँ, तो सबसे इलाहाबाद वो दिमाग में लाना, इलाहाबाद सस्ता है। हरिसेन क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने माने हरिसेन के लिए कहा गया, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किया था। हाँ, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का रचना कौन किया था? हरिसेन। जब भी कहता है अरे इलाहाबाद को सस्ता कौन बताया है? तो सस्ता से प्रशस्ति, तो यह इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत का समुद्रगुप्त। बताया ना कि जब भी कह देगा परम भागवत, जब भी परम भागवत कह देगा ना तो समुद्रगुप्त। परम भागवत का जो उपाधि धारण करने वाला पहला शासक यही समुद्रगुप्त ही था। ठीक है, गया एवं नालंदा में मिले दो ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। देखिए कहाँ से? गया और नालंदा। देख लीजिए, गया और नालंदा। यहाँ पे गया है, देखिए ये गया, और देखिए बगल में ही नालंदा है। ठीक है, गया और नालंदा। जब भी कह देगा गया और नालंदा में मिले दो ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। देखिए आपसे पूछ देगा आगे किस ताम्रलेख में, कहाँ से मिले हुए ताम्रलेख में जो कि समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? गया और नालंदा। गया और नालंदा क्या है? गया और नालंदा वही ताम्र जो है ना, ताम्र पत्र जो मिला था उसी में परम भागवत कहा गया था समुद्रगुप्त को। चलिए अब देखिए, आज समुद्रगुप्त के बारे में इतना इसलिए दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब आइए समुद्रगुप्त के खत्म हुआ, अब समुद्रगुप्त के बेटा के बारे में आइए। जब भी कहते हैं समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। तो जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा है, राजगद्दी पर कब बैठा है फालतू का दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, जिसका हम बोलेंगे ना वो आप रख लेना है दिमाग में। चलिए, इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कम से कम 15 से 20 बार पूछा हुआ क्वेश्चन कह देगा कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चीनी यात्री था। फाहियान सत्य कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के। बहुत पूछा था, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन देगा चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कभी कभी चंद्रगुप्त मौर्य भी ऑप्शन दे देता है। ठीक है, हाँ एक एक तरह का ऑप्शन दे देता है, तो ध्यान में रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त देखिए ये फाहियान के। और फिर एगो पूछता है हेन सांग किसके शासनकाल में आया? तो ह से हेंग, ह से हर्षवर्धन, ह से हेंग, ह से हर्षवर्धन, तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, बता दीजिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चलिए अब आ जाइए। ठीक है, अब शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, जब भी कह देगा किसके विजय के उपलक्ष्य में, किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था? तो शक जो है ना, शक था ना, अरे शक पल्लव शक सब नहीं, शक जो था ना, शक वंश। अरे एगो पल्लव था, एगो शक था, ये सब था, पल्लव शक चोल उल ये सब। हाँ, तो जब शक को ना हराया था यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, तब चांदी का सिक्के लाया था। क्या? जब भी आपसे पूछ देगा कि शकों के पर विजय के उपलक्ष्य में कौन चांदी का सिक्का चलाया था, या सीधे पूछेगा चांदी का सिक्का कौन चलाया था? चंद्रगुप्त ऑप्शन रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, देखिए तो उस हिसाब से एग्जाम्पल देगा ना, उस हिसाब से एग्जाम्पल देता है।
चलिए आ जाइए। जब भी कह देगा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन? चांदी के चंद्रगुप्त द्वितीय। आ जाइए, अब आइए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया। देखिए इसका पिता विक्रमांक का उपाधि धारण किया था, आई किया था विक्रमादित्य का। ध्यान में रखिएगा, समुद्रगुप्त विक्रमांक का कार्य किया। विक्रमांक सीधे विक्रमांक हो जाएगा। विक्रमांक द्वितीय का किया था। तो तीन गो मतलब वो क्या था ना, अश्वमेध, विक्रमांक और पद्म। तो वो देखिए, तो वो विक्रमांक था, आई विक्रमादित्य था। कविराज भी बोले बोलते हैं, कविराज उसी को बोलते हैं, समुद्रगुप्त को। कविराज समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस चीज़ का उपाधि धारण किया था? किसका? विक्रमादित्य। हाँ, देखिए इसका पिता था विक्रमांक, लेकिन विक्रमादित्य। देखिए ये सब कन्फ्यूजन है। देखिए गुप्त वंश में ये सब अधिकांश पूछवे करता है। ठीक है, तो ये सब कन्फ्यूजन रहता है। चलिए अब आ जाइए, आगे आइए। यह उपाधि इसने पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने ही पश्चिमी भारत में शक छत्रपतों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। चलिए देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है। यह उपाधि जो ना इससे पूर्व, माने यह जो उपाधि जो विक्रमादित्य की उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक छत्रपतों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। देखिए वो तो इससे पहले भी माने इससे पहले भी 57 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। इससे पहले भी 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी, कहाँ के शासक? उज्जैन के शासक ने भी माने पश्चिमी भारत में शकों पर, पश्चिमी भारत में शक पर यह विजय प्राप्त किया था। तो वो भी धारण कर लिया था विक्रमादित्य का। कौन? उज्जैन के शासक। इनसे पहले बाद में हाँ विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया। इनसे पहले भी 57 ईसा पूर्व में, इनसे पहले भी कब? उज्जैन के जो शासक था ना, उज्जैन नाम नहीं दिया हुआ इसमें, उज्जैन का शासक। सीधे कहाँ का शासक है? तो उज्जैन का शासक। ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन ध्यान में आपको रख लेना है। ठीक है, यह याद रखना है कि विक्रमादित्य को इससे पहले उज्जैन के शासक भी आपसे पूछ देगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया, इससे पहले कहाँ के शासक विक्रमादित्य को उपाधि धारण कर चुका है? तो उज्जैन का शासक। 57 ईसा पूर्व में, सॉरी 57 ईस्वी क्या, हाँ 57 ईसा पूर्व है। 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में धारण कर लिया था। ठीक है, चलिए अब आगे आए। चलिए अब आ जाइए। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। देखिए कह देगा हरिसेन, माने तो समुद्रगुप्त का राज कवि हरिसेन इलाहाबाद प्रशस्ति का किया था। और वही चंद्रगुप्त द्वितीय का कह देगा ना, तो कह देगा साब, माने कह दीजिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय में कौन राज कवि थे? क्या चंद्रगुप्त में सबे था, सब आदमी था। तो सबसे साब, सबसे साब, सबसे साब। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जब भी दिमाग में है ना, क्या अरे राज कवि पूछ रहा है, तो सब में तो में सब तो राजे कवि था। माने एगो याद करने के लिए कर है, तो साब था। नाम क्या था? साब था। राज कवि के नाम क्या था? चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। देखिए ये एग्जाम में पूछता है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी जो है ना विद्या का प्रमुख केंद्र था। ये पूछता है आपसे, पूछ देगा कि विद्या का प्रमुख केंद्र कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। पाटलिपुत्र यानी पटना और उज्जैन। अभी भी तो विद्या का केंद्र पटना है ये वही ना, सभी जगह से यहाँ पे आता है, पूरा भारत से आता है यहाँ पे करना। चलिए ठीक है, आइए। जब भी कह देगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र और आप आप बताइए पहले, एक आप बताइए। उज्जैनी, आप पाटलिपुत्र। ठीक है, किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, अब आ जाइए। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपसे इसका नाम दे देगा कि कौन कौन था 9 में, आप बता देगा। पूछ देगा कि ये किसके राज दरबार में रहता था, किसके राज दरबार में रहता था, इस टाइप के पूछ देता है। ठीक है, तो आ जाइए। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। देखिए आपसे पूछ देगा कि 9 विद्वानों की एक मंडली किसके शासनकाल में जो ना उसके राज दरबार में रहा करती थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहती थी 9 मंडली।
जिसको नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये सब नाम को याद रखना है, ठीक है। 9 का 9 9 का 9 सब देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है, हम बताते हैं। नाम सुनिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ। देखिए हरि सेन था देखिए। उसमें। देखिए वो आरी का जो सत्य जो था, सत्य ई चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि था, ठीक है। साहब था ना, राज कवि था साहब, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ये विद्वान सब है। कौन ये विद्वान सब, नवरत्न सब था ना, समझ लीजिए। नाम धन्वंतरी, देखिए धन्वंतरी नाम सुनिए। गलती था। अरे जो चिकित्सा के लिए, वेद के लिए बहुत, चिकित्सा के लिए बहुत बड़का डॉक्टर, नहीं थोड़ा चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर, गिर जाए इधर पे, चिकित्सा के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर, क्रिकेटर भी है भाई। चलिए आइए, तो ये कह देगा सबसे पहले देखिए महाकवि कालिदास, इन्हीं के दरबार में रहते थे। धन्वंतरी कालिदास। देखिए सबसे पहले देखिए ध्यान में रखना है। देखिए महाकवि कालिदास, देखिए संभवतः इसमें अग्रण्य थे, माने देखिए ये जितना नवरत्न है ना, सब में सबसे अग्रणी कालिदास हुआ करते थे। कह देगा ये नवरत्न में सबसे अग्रण्य कौन थे, कालिदास। सबसे आगे कालिदास। माने सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा नाम प्रचलित कालिदास के ही जानते ही हैं। देखिए अब देखिए कालिदास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसके दरबार में रहते थे कालिदास? कालिदास रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। कालिदास देखिए महाकवि कालिदास सबसे अग्रणी थे। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी, ध्यान में रखना है, कालिदास के पास धन है, क्या याद करना है, कालिदास के पास धन है, तो धन से धन्वंतरी। देखिए धन्वंतरी, उसके बाद छपनक। अब देखिए धन है लेकिन छपाने की कोशिश कर रहे हैं, कालिदास के पास धन है, हाँ, और वो छपाने के लिए कर छपनक, छपाने की कोशिश कर, धन है लेकिन बता नहीं रहे कि मेरे पास धन है। माने देखिए ये हम एग्जाम्पल के लिए बताइए, नहीं कि समझे कि ये कालिदास का धन था, ये वाला बात नहीं, माने याद करने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए नवरत्न में कालिदास के पास क्या थे, धन था, तो वो छपाने की कोशिश कर रहे थे, तो छपनक। तो जब ये छपनक के बाद आ जाएगा ना, तो देखिए छपनक कौन था, फलित ज्योतिष के विद्वान थे। छपनक जो था ना, ज्योतिष के विद्वान, समझिए ज्योतिष के, फलिक से समझ लगा फल वाला ज्योतिष। देखिए मैंने इसका मतलब अलग होता है, लेकिन हम याद करने के लिए कह रहे हैं कि जब भी कहते हैं छपनक तो फल वाला ज्योतिष, हाँ, फलित ज्योतिष के विद्वान कौन थे, छपनक। तो फलित ज्योतिष के विद्वान छपनक। देखिए छपाने की कोशिश से, ऐसे भी आप कर याद रख दीजिएगा, कालिदास के पास धन था, कितना धन था, 56 गो धन था, तो फलित, हाँ, 56 छपनक, ठीक है। आ जाइए, फली ज्योतिष के विद्वान किससे कहा जाता था, छपनक को फली ज्योतिष के विद्वान। देखिए जब 56 को अधिक था धन, उसके बाद अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा कौन, अमर सिंह कोषाकार था, अमर सिंह ना कोषाकार था, अमर सिंह क्या था, कोषाकार था, ठीक है। माने कोई धन उन्हें ना, कोई धन जमा हुआ होता है, उसका कोषा माने अध्यक्ष टाइप का होता है ना, इस टाइप का कोषाकार होता है। चलिए शंकु, ये वस्तुकार था, तो चलिए पहले 5 को याद करिए। देखिए कालिदास के पास धन था, तो धन से धनवंतरी, कितना धन था, 56 धन था, 56 को धन था, तो वही 56 से वो अमर हो गए, वही छपने को धन से ना अमर होने वाला दवाई खा लिए तो अमर हो गए, तो अमर से अमर सिंह। दवाई कैसे था, शंकुकार था, तो अमर काहे हुए, शंकु वाला दवाई खाए थे, तो अमर काहे हुए, शंकु वाला दवाई खाए थे, तो शंकु। तो अमर सिंह क्या था, कोषाकार था, शंकु क्या था, वस्तुकार था, हाँ। फलित ज्योतिष के विद्वान कौन था, छपनक। चलिए अब आ जाइए, अब बेताल भट्ट घटकर पर नाम है। देखिए बेताल भट्ट एगो हो जाएगा, बेताल भट्ट। देखिए जब भी कहता है शंकु और उसके बाद बेताल, ताल उल कुछ नहीं है, शंकु वाला दवाई खाए तो कोई ताल उल नहीं बजा रहा है, बेताल है, तो बेताल भट्ट कौन, बेताल भट्ट। तो ऐसे समय शंकु वाला दवाई खाए तो बेताल हो गए, तब बेताल से हाँ पगला गए बेताल, सब बेताल भट्ट। देखिए
एग्जाम्पल के लिए समझा रहे, कोई ही नहीं है, ठीक है। बेताल हो गया, मतलब बेताल, पता हाँ। लग गया। तो बेताल हो गए तो घटक, तो घटकर पर, तो घटक पर याद रखिए ना, घटक पर। देखिए नाम वैसे घटकर पर, घटकर तो घट गया। देखिए बेताल हो गया, उसके बाद घट गया। बेताल होने के बाद क्या हो गया? घट गया। उसके बाद बाड़ा मिहिर, बहुत इंपॉर्टेंट, बाड़ा मिहिर। देखिए एक बार घट गया, एक बार बाड़ा हो गया। माने मैं दवाई खाने के बाद शंकु वाला दवाई खाए तो ये बेताल हो गए, तो बेताल के घट गया, फिर बड़ा हो गया, तो घट कर और बड़ा से बड़ा मिहिर। बड़ा मिहिर आपको कहते हैं खगोलीय विज्ञानी यही बड़ा मिहिर थे। वो उस समय कैसे खगोल वाला काम करता था? अरे खगोल के कैसे नहीं था, बहुत था। वो सब ना ज्योतिष के इस टाइप से अपना खगोल के बारे में पता होता लगा, तो ज्योतिष उतिष सब के बारे में इस टाइप ज्योतिष से अनुमान लगा के इस लोग पता लगा लेते थे। वो सब होता है ना कि अभी कैसे अनुमान लगा के कि सूर्य वो थी दोपहर में, कैसे हम लोग को पता चलेगा वो सूर्य ऊपर है तो दोपहर है, सूर्य सुबह में इधर नहीं का पूरा में तो सुबह है, उधर लगा तो शाम है, तो वैसा नहीं लोग पता लगाते थे ये सब जो थे वो सब। तो जब ये करेगा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे उसमें से खगोलीय विज्ञानी कौन थे? बड़ा मिहिर। हाँ, जो कहा जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें जो कि फली ज्योतिष के विद्वान कौन थे? सबसे अग्रण्य कौन थे? सबसे अग्रण्य कालिदास, माने सबसे आगे कालिदास, ठीक है। चलिए देखिए बड़ा मिहिर घटक था। अब बाद में था देखिए बड़ा से बड़ा मिहिर, एगो फिर बड़ा से बड़ रुचि, माने बड़ होने में रुचि लगाया। तो देखिए फिर एक बार हम आपको सबको बढ़िया से बता देते हैं, फिर पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है। चलिए जब ये कह देगा कि 9 रत्न था तो 9 रत्न में कौन था? देखिए तो पहले तो कालिदास सबसे अग्रण्य, माने सबसे अग्रण्य का मतलब सबसे आगे कालिदास। कालिदास के पास धन था तो धन से धनवंतरी, कालिदास के पास धन से धनवंतरी। धन कितना था? 56 गो। जब 56 गो धन था उसके बाद ये क्या कर दिया? 56 गो धन था उसके बाद अमर हो गए। क्या कि 56 गो धन लेके 56 गो धन से अमर हो गए। अमर काहे हुए? शंकु वाला अथी खाए थे दवाई, तो शंकु वाला दवाई खाए तो बेताल हो गए। तो बेताल हो के बाद ही घट गए, तो घट से घटकर पर, घट घटने के बाद फिर बड़ा हो गए, तो बड़ा मिहिर। तो एक बार बड़ा हो गया, फिर एक बार बड़ा में बड़ा रुचि, माने बड़ा होने में रुचि दिखाएं। 9 गो हुआ बड़ा रुचि। तो देखिए वस्तुकार कह देगा तो कौन? वस्तुकार शंकु, वस्तुकार शंकु। आज अभी कह देगा वस्तुकार के बाद क्या बोले थे? एगो खगोलीय, हाँ, कोशाकार अमर सिंह। आ खगोलीय विज्ञानी बड़ा मिहिर। खगोलीय विज्ञानी बड़ा मिहिर कौन? बड़ा मिहिर। चलिए अब 9 के नाम आप बताइए। कालिदास, धनवंतरी, छपनक। बताइए 56 के बाद रूप क्या आया से अमर हो गया? अमर सिंह। और उसके बाद शंकु वाला दवाई खा लेते शंकु, दवाई खाते मतलब बेताल हो गए। तब बेताल, और उसके बाद बेताल होने के बाद घटेगा ना हो, हाँ घटकर पर, घटने के बाद फिर बड़ा हो जाएगा बड़ा मिहिर, फिर बड़ा रुचि। देखिए वाह ताली। तो इसी तरह से देखिए, इसी तरह से सुनिएगा ना तो दिमाग में एकदम आ जाएगा। हाँ चलिए अब आप बोलिए पहले था एक बार और आप बोल दीजिए। कालिदास के बाद बहुत धन था, धनवंतरी के बाद बहुत धन था, 56 गो धन था, 56 गो धन, छपनक उसका अमर हो गया 56 से अमर सिंह के बाद पगला गया बेताल। अमर होने के बाद फिर शंकु वाला दवाई ना खाएंगे, शंकु तब बेताल हो गए, बेताल से घट गया फिर घटने के बाद बढ़ गया बड़ा मिहिर, फिर बड़ा होने में रुचि दिखाए, बड़ा रुचि। देखिए ये सब जल्दी याद नहीं होता, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको पूछ देगा कि नवरात्र में मैंने कौन कौन था कौन नहीं था, इस टाइप के 4 गो ऑप्शन दे देता है, कह देगा ये क्या था, इसमें से कौन नहीं था, इस टाइप सब का। चलिए ये हम लोग समझिए कि आप जहर पी लिए। चलिए अब आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी थे, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। देखिए जब भी कह देगा
चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही सचिव, माने सचिव जो था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रही सचिव, समझ रहे हैं? सचिव, तो सचिव था ना, वो था वीरसेन। वीरसेन कौन था? सचिव कौन था? वीरसेन। देखिए सचिव बनाया किसको? वीर आदमी को। वीर आदमी से वीरसेन। किसको? सचिव किसको बनाया? वीरसेन, जो कि इस शैव को मानता था। किसको मानता था? शैव को मानता था। शैव मतावलंबी था, शैव को मानने वाला। हाँ, इसका जो वीरसेन है ना, वो शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। देखिए किस पहाड़ी पर शिव की पूजा करने के लिए गुफा का निर्माण कराया था? उदयगिरी के पर। कौन करवाया था? कौन? अरे बोले ना। हाँ, वीरसेन। कौन था वीरसेन? कोषाध्यक्ष नहीं, सचिव था। सचिव था। कोषाकार तो अमर सेन थे। हाँ, सबसे अधिक प्रचलित जब कहेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि चंद्रगुप्त द्वितीय के है राजकवि हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम का न है। हरिसेन चंद्रगुप्त प्रथम के न है वो। चंद्रगुप्त द्वितीय के कह रहे हैं न, कहते थे कि साब कौन है? साब। चलिए अब आ जाइए चंद्रगुप्त द्वितीय का ना कौन था? सचिव कौन था? एक बार बोलिए। वीरसेन। कौन था? वीरसेन। ठीक है। चलिए यह किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। सब शिव भगवान का पूजा करने के लिए कहाँ पे यह गुफा का निर्माण कराया था? उदयगिरी के पहाड़ी में। ठीक है, एक गुफा का निर्माण कराया था। वीरसेन था ना, व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि था। देखिए ये वीरसेन ना बहुत माने प्रकांड कवि था, बहुत ज़्यादा। तो जिसमें ये व्याकरण के, न्याय मीमांसा के, किसका? व्याकरण के, न्याय मीमांसा के एवं शब्द का, माने शब्द जो रहता था ना, शब्द सबका कथी का था वीरसेन? व्याकरण। पहले व्याकरण, न्याय मीमांसा शब्द और शब्द। शब्द समझ नहीं, शुद्ध शब्द बता रहा था, एक भी शब्द नहीं इस टाइप सबका। चलिए वीरसेन किसका अथी था? प्रचंड विद्वान। प्रचंड विद्वान कौन चीज के? प्रचंड विद्वान क्या चीज के? व्याकरण, न्याय मीमांसा, शब्दकोश। शब्द सीधे समझ शब्द। चलिए हाँ, देखिए ये उतना सीधे ध्यान में रख लीजिए नहीं, ज़्यादा याद करने की जिससे ध्यान में रखना। हाँ, तो ध्यान में रखना है। चलिए कि एक बार और जल्दी बता दिए, वीरसेन किसका कवि था? सचिव किसका था? किसका सचिव था? सचिव याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का। उदयगिरी के पहाड़ी में ये गुफा शैव कथी करने के लिए, न्याय मीमांसा, व्याकरण और शब्द। चलिए अब आ जाइए चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम। इसी को सबसे पहले क्या था? वो श्रीगुप्त आया। देखिए बेटा घटोत्कच आया। घटोत्कच का बेटा समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त। घटोत्कच किसका हुआ? श्रीगुप्त का। श्रीगुप्त का घटोत्कच। तो देखिए श्रीगुप्त का घटोत्कच। चलिए उसके बाद से इधर आइए, चंद्रगुप्त प्रथम से आइए। चंद्रगुप्त प्रथम, उसका बेटा समुद्रगुप्त माने उत्तराधिकारी, उसका भी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के कुमारगुप्त प्रथम। एकदम सही जवाब। इसी को हम लोग कुमारगुप्त को ही हम लोग गोविंद गुप्त कहते हैं। हाँ, अगर सवाल कोई पूछा नहीं, बहुत पूछा है, एक बार पूछा हुआ है। हाँ, कुमारगुप्त के जगह पर दे दिया कह देगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? तो कुमारगुप्त को हटा के गोविंद गुप्त भी पूछ दिया है। ठीक है, हाँ पूछा हुआ है, इसलिए कह रहे हैं इसको भी आप लोग को याद रखना है। क्या रखना है याद? गोविंद गुप्त। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था? यही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना यही कहले थे कुमारगुप्त कौन? कुमारगुप्त प्रथम कह रहे थे। ठीक, चलिए आ जाइए। अब आ जाइए नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है। क्योंकि ये कुछ ऐसा नहीं ना पढ़ने वाला ऐसा नहीं, हम आपको बता देते हैं क्या याद करना है, हम बता देते हैं इसमें। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है क्योंकि यह विभिन्न आकारों के अनेक मठों का संकुलन है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। ये आपको याद करना है। क्या याद करना है इसमें?
देखिए इसमें सिर्फ याद कर नालंदा के बारे में, देखिए नालंदा के बारे में ना कह देगा, नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। देखिए हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। देखिए फाहियान यहाँ नहीं कह रहा है, हेनसांग कह रहा था। हेनसांग तो कह देगा नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी किसके अति से अभिलेख से मिलता है? हेनसांग के। ठीक है, हेनसांग के। इसने कहा है कि एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी में डाली गई थी और यह निर्माण कार्य परवर्ती सम्राटों के शासनकाल में भी चलता रहा है। उन्होंने इस विलक्षण विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के प्रमाण मिलते हैं और बौद्ध धर्म के सभी तीनों संप्रदायों थेरवाद, महायान और ब्रजायन के सिद्धांत यहाँ पढ़ाए जाते थे। देखिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो सब है ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये सिर्फ समझने वाला है। हाँ, लेकिन ये आपसे बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय कौन था ये पूछ सकता है। तो 3 संप्रदाय था, एगो थेरवाद, कौन था? थेरवाद, महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म के 3 जो है ना 3 अति संप्रदाय, थेरवाद, महायान, वज्रयान। कौन था? महायान, वज्रयान, थेरवाद। हाँ 3 पूछेगा ना कि बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय थे? 3। हाँ या दे देगा, 4 ऑप्शन देता है ना, 3 को ही दे देगा। कह देगा कि बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से कौन नहीं है, कोई दूसरा दे देगा। तो ठीक है, इसको खाली ऐसे याद करना, बौद्ध धर्म के सभी 3 संप्रदाय कौन है? यहाँ पढ़ाए जाते थे नालंदा में। ठीक है, कौन था? थेरवाद, महायान, वज्रयान। आप देखिए चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और अनेक अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए नालंदा एवं उनके आसपास स्थित बोध गया एवं कुर्किहार आदि केंद्रों में आते थे। देखिए ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट था नालंदा। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, ये सब के है ना, ध्यान में रखना है कि चीन उन सब के है ना, चीन उन बर्मा वर्मा ये सब यहाँ आता था पढ़ाई करने। ठीक है, ये सिर्फ ध्यान में रख लेना है। देखिए अब इस साइड अब आते हैं। देखिए यहाँ तक ले हो गया। ठीक, अब आ जाइए ध्यान, ये सब थोड़ा मोड़ा खाली समझ लीजिए कि चीन के, तिब्बत के, श्रीलंका के, थाईलैंड के, ये सब जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में ये आता था अथी करना, शिक्षा प्राप्त करना। बर्मा, ठीक, कहाँ के आता था एक बार बता दीजिए। चीन, तिब्बत जिस पर कब्जा लिया है, चीन, तिब्बत, बर्मा ये जो म्यांमार था, म्यांमार ना है अभी, उसी को बर्मा। तो कौन कौन? चीन, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड। ये सब थोड़ा दिमाग में रखिएगा, थोड़ा। देखिए इसको चेक लीजिए थोड़ा। चीन, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा एवं अनेक देश के बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आते थे। ठीक, ओह सीधा बैठिए ना, नींद आ रहा है, इतना ही समय में नींद आ रहा है आपको। लीजिए, चलिए आ जाइए। कहाँ क्या आता था एक बार जल्दी और बताइए। चीन, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, 5 गो लगभग ध्यान रखिए। और आता था, लेकिन ध्यान में रखिए इस टाइप का पूछ देता है। हाँ, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड। चलिए अब आगे इधर उड़ते हैं। ई हो गया। ठीक है, लगभग हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चन तक कर लिए हैं। अब आ जाइए। कुमारगुप्त जो प्रथम था ना, उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंद। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका एक वही है, बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय का जला दिया। ये पूछा हुआ था बिहार पुलिस में हाल ही में कि नालंदा विश्वविद्यालय को ना, हम लोग एग्जाम देने गए थे तो नालंदा विश्वविद्यालय को कौन जला दिया? तो ऑप्शन यहाँ दे दिया था, बख्तियार खिलजी दे दिया था, अलाउद्दीन खिलजी दे दिया था, इस टाइप सबका। बिहार का सबसे पहला मुस्लिम शासक भी बख्तियार है। हाँ आज पढ़े। चलिए आइए, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन है? कुमारगुप्त प्रथम का स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। ठीक है, कौन था? स्कंदगुप्त। देखिए स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है? मैंने बना था ही, लेकिन फिर उसको बढ़िया से इसमें दिया नहीं है,
फिर उसको बढ़िया से बनाया उनाया, आता है ना कि टूट टूट जाता है तो उसको बढ़िया से फिर चकाचक किया, चकाचक करता है। चलिए, हाँ, स्कंद गुप्त कौन? चंद्रगुप्त के कुमार गुप्त प्रथम के बेटा। कुमार गुप्त प्रथम का नाम क्या था? एक और नाम गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त, गोपी क्या करते हैं? गोविंद गुप्त। स्कंद गुप्त जब कहते स्कंद गिर गया से गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्द्वार करवाया। आपसे पूछ देगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का पुनर्द्वार कौन करवाया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गिरनार पर्वत पर। कहाँ है? हाँ, गिरनार पर्वत पर स्थित है। गिरनार पर्वत कहाँ? गिरनार कहाँ है? गिरनार उड़ीसा में। उड़ीसा के गिरनार पर्वत पे है। हाँ, तो आपसे पूछ देगा सुदर्शन झील कहाँ है? गिरनार पर्वत पर। सुदर्शन झील का जो ना पुनर्द्वार कौन करवाया था? स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त किसका बेटा था? कुमार गुप्त प्रथम का। ठीक है, चलिए अब बताइए। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। जब ये कह देगा स्कंद गुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किसे किया? तो पर्णदत्त के। जब भी कह देगा पर्णदत्त क्या? हाँ, सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। कौन के? आपसे पूछ देगा या ऐसा पूछ देगा कि पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर कौन नियुक्त किया? कौन किया? मैंने आपको समझ में नहीं आता है? बोले ना, यही सही बोले हैं। कथी बोले कि पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर कौन नियुक्त किया है? ऐसा ही नहीं बोल रहा था, कैसे बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है आपको? पर्णदत्त, तो पर्णदत्त वही ना सुनाई दिया था। तो पर्णदत्त सुनाई दिया, फिर आप पर्णदत्त बोल रहे हैं। है कि पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर कौन नियुक्त किया है? स्कंद गुप्त कौन किया है? हाँ, ऐसे भी पूछ सकता है स्कंद गुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? पर्णदत्त को। हो गया, बहुत बार पर्णदत्त कर लिया, याद हो जाना चाहिए। चलिए, स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हूनों का आक्रमण शुरू हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, शक को तो पराजित कर दिया, अब हून आया। देखिए, जब शक को कौन पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इधर आइए। चलिए, आपसे कह रहा कि किसके शासनकाल में हूनों का आक्रमण शुरू हो गया था? आप बताइए। स्कंद गुप्त। अभी आप पर्णदत्त बोले नहीं? पर्णदत्त क्या बोले थे? पर्णदत्त सौराष्ट्र का जो गवर्नर नियुक्त किया था, पर्णदत्त बोले थे। समझ में नहीं आता है? ऐसे बोले हैं कि मान लेते हैं कि जो स्कंद गुप्त है ना, सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? पर्णदत्त को। लेकिन अभी आप क्या पूछ रहे हैं? आप बोले कि उस समय भी बोले थे कि पर्णदत्त के सामने उसी समय। चुपिए हो, जल्द आप बोलिए। किसके शासनकाल में हूनों पर आक्रमण हुआ? हूनों का आक्रमण हुआ स्कंद गुप्त के समय। किसके शासनकाल में? हाँ, एक आदमी को सुनाई दे रहा है, एक आदमी को सुनाई नहीं दे रहा है। हो बताइए। हो तो क्या ही बोल दिए? जब हम बोले नहीं कि तो कैसे बोले? आ जाइए, कह देगा किसके शासनकाल में हूनों का आक्रमण शुरू हो गया था? स्कंद गुप्त। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि किस गुप्त शासक के शासनकाल में हूनों का आक्रमण शुरू हो गया था? झील का पुनर्निर्माण करवाया था। हाँ, देखिए क्या क्या किया था स्कंद गुप्त, क्या क्या कराया था, एक बार सुन लीजिए। देखिए, स्कंद एक तो गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील है उसको पूर्ण द्वार कराया, नहीं मैंने बनवाया, पुनः बनवाया उसको। ठीक है, उसके बाद यह पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद स्कंद गुप्त के शासनकाल में ही हूनों का आक्रमण शुरू हो गया। ठीक, चलिए आ जाइए। अब आ जाइए, अंतिम गुप्त शासक विष्णु गुप्त था। अंतिम गुप्त शासक विष्णु गुप्त था। देखिए, जो विष्णु को बहुत मानता था समुद्रगुप्त, तो वही विष्णु से समझ आइए, विष्णु गुप्त। आ देखिए, प्रथम गुप्त शासक कौन था जो इसका स्थापना किया था? श्रीगुप्त। अंतिम विष्णुगुप्त। आ जाइए, अंतिम तक अब हो गया। अब आ जाइए, अब देखिए, जब भी अब कह देगा
गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई, माने पर गुप्त साम्राज्य, आवाज़ आइए, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कह रहा था, तो सबसे बड़का प्रादेशिक इकाई देश ही होता है, तो क्या हो गया, देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश, क्या था, देश 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 देश, क्या था, देश था। ठीक, चलिए, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, गोपना, गोपना, पना लेके गो पना लेके गो। देखिए किस जगह का देगा ना, जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन था, देश था। गुप्त शासन में सबसे बड़ी प्रादेशिक कह देगा देश में, तो उसके शासक को कहेगा जाने के लिए, तो गो पना, मैंने देश के शासक को कहेगा जाने के लिए, तो कथी हो जाएगा, गो, ना कहेगा जाने के लिए जो, यानी गो पना, क्या हो जाएगा, गो पना। चलिए, गुप्त के सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है, एक दूसरी प्रादेशिक इकाई कौन था, भुक्ति या प्रांत थी। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई, तो एक दूसरी प्रादेशिक इकाई कौन थी, भुक्ति या प्रांत, भुक्ति या प्रांत। अरे पूछ सकता है ना, जो देखिए जो उतना इम्पोर्टेंट ना है तो उसको हम बढ़ाते चल जाते हैं, लेकिन ये है गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश ही, तो याद रखना। उसका शासक कौन है, तो गोपना, याद रखना। हाँ, और दूसरी हो जाएगा भुक्ति और प्रांत। कौन हो जाएगा दूसरी, भुक्ति और प्रांत, माने भुक्ति समझ जाएगा भक्ति, दूसरा भक्ति करेगा कहाँ जाके, प्रांत में जाके, भुक्ति और प्रांत। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति और प्रांत है, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, ऊपरी। देखिए, अब आ जाइए, इसको आपको बताना है, यह है इम्पोर्टेंट। देखिए, जब भी आपको कह देगा क्या, जो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश था, उसके शासक को क्या कहा जाता था, गोपना। देश में गोपना, और दूसरी सबसे बड़ी दूसरी इकाई से ना, उसको क्या कहते थे, भुक्ति और प्रांत। क्या कहा जाता था, भुक्ति और प्रांत। तो उसके शासक को क्या कहा जाता था, जब भक्ति करेगा सब ऊपर रहेगा ना, ऊपर रहेगा तो ऊपरी, भक्ति करेगा प्रांत में जाकर ऊपर न रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपरी। देखिए, उसके शासक को ऊपरी कहा जाता था। ठीक है, अब आ जाइए, भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। अब देखिए, भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। लाइए दूसरा, भुक्ति के नीचे कौन था, कौन था, विषय या जिला। ठीक है, विषय जिला इसकी इकाई होती थी, जिसके प्रमुख कौन था, विषयपति। नाम से ही विषय था तो विषय का विषयपति। देखिए, एक बार और अति बताते हैं, जल्दी देखिए। सबसे बड़ी इकाई देश था, उसके शासक को क्या कहा जाता था, गोपना कहा जाता था। दूसरी था भुक्ति और प्रांत। जब भुक्ति और प्रांत है तो उसके भक्ति करेगा जो ऊपर रहेगा तो ऊपरी, और उसके नीचे कौन था, विषय था, विषय या जिला था, तो उसके क्या कहते थे, विषयपति। क्या, विषयपति। कोई दिक्कत, ऊपरी क्यों ना, माने भुक्ति या प्रांत उसको कहा जाता था। और उसके नीचे आता था कौन, विषय या जिला, जिसे विषयपति कहता था उसके शासक को। चलिए, अब आगे बढ़िए, आ जाइए। पुलिस विभाग, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को, जब भी कहेगा ना पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी होता है ना, जैसे में कांस्टेबल इस सबको, तो पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। देखिए, पुलिस में जो अधिकारी अपने रसगुल्ला खाएगा, और जो साधारण है ना उसको चाट उठ खिया देगा, चाट और भात खिया देगा। तो चाट से चाट और भात से भाट, चाट भाट। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी। देखिए, कभी बोले बड़का कर्मचारी रसगुल्ला खा लेगा, छोटका सबको चाट उठना कहेगा, चाट खा लो, पुलिस। तो जब ये कह देगा पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था, चाट और हाँ, चाट उठ खिला के हटा दो। चलिए, अब आ जाइए, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को दंडपाशी कहा जाता था, दंडपाशी। देखिए, साधारण कर्मचारी को, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था, लेकिन जो मुख्य अधिकारी होता था ना
उसे दंड पासी कहा जाता था। देखिए दंड दंड कौन देगा? बड़के अधिकारी, मुख्य अधिकारी को वही ना दंड देगा वो। तो दंड में पास कर देगा, दंड दे के पास कर देगा, यानी दंड पासिक। दंड पास बड़का अधिकारी को क्या कहा जाता है पुलिस विभाग के, और छोटका को चाट भाट। चाट भाट वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब एक बार जो पूछ देता है उसके बाद मुख्य अधिकारी भी पूछ सकता है, दंड पासिक। चलिए अब आ गया है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। देखिए क्या कहते हैं, मौर्य वंश में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही था। हाँ उसका उसके मुखिया ग्रामीण कहलाता था। उसमें ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा एवं सभा द्वारा संचालित होता। तो ग्राम को वैसे भी ग्राम सभा द्वारा ही संचालित होता ही है, दिमाग में। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीण कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। देखिए समझे, देखिए सबसे छोटी इकाई, ये सब पूछता है कि सबसे छोटी इकाई कौन है, तो सबसे छोटी इकाई कौन, और सबसे बड़ी तो देश है ये है। सबसे छोटी ग्राम था, तो ग्राम उसके मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, ठीक है। आज ग्राम जो ना ग्राम सभा द्वारा संचालित होता है, ये तो सब जानता है, ये नॉर्मल बात है। अब देखिए इसके ग्राम के मुख्य आदमी को क्या कहा जाता था, ग्रामीक, माने ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था, ग्रामीक। अन्य सदस्य को महतर कहा जाता था। हाँ महतर, महतो समझे ना, महतो समझते हैं ना, महतो, तो महतो कहा जाता, महतो से महतर कहा जाता था। समझे, वो ग्राम है, उसका मुखिया है ना, तो उसको ग्रामीण कहते हैं, लेकिन वही ग्राम में खाली महतो ही आदमी सब है। तो जब भी कहते हैं अन्य सदस्य तो महतर, महतो से, हाँ महतो से महतर, महतो से महतो भी याद रहेगा तो महतर मार लीजिएगा, ऑप्शन आएगा। तो चलिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम सभा का प्रशासक क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। माने ग्राम सभा का मुखिया चाहे प्रशासक क्या कहलाता था, ग्रामीण कहलाता था। एवं अन्य सदस्य, समझे गांव में खाली महतो है तो महतो से महतर। चलिए आवाज आइए, ग्राम समूह की छोटी इकाई को, देखिए ग्राम था, लेकिन ग्राम के समूह जो होता है ना, जब भी ग्राम में समूह लग जाएगा, होता है ना कि ग्राम में अलग अलग कुछ समूह होता है, उसको पेट कहा जाता था। पेट से पेट, देखिए अलग अलग समूह बना पेट भरने के लिए, अलग अलग समूह बना कथी करने के लिए, पेट भरने के लिए। तो पेट से पेट से देखिए सब, जब भी आपसे पूछ देगा ग्राम की जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रामीक। अन्य सदस्य के महतर। लेकिन ग्राम समूह, जब ये समूह बात रहेगा ना, तो समूह कथी लगी बना, पेट भरने के लिए, तो पेट से पेट, हाँ पेट हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों की क्रियाकलापों का उल्लेख है। देखिए गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में, दामोदरपुर किसका, दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। देखिए जब भी आपसे कह देगा कि भूमि बिक्री जो क्रियाकलाप है ना, भूमि खरीद बिक होता है ना, उसके अधिकारी का जो क्रियाकलाप होता है ना, कि भूमि खरीदने से पहले अधिकारी आपको साइन करवाएगा, क्या क्या करवाता है, ये सब होता है ना, वो कार्य को किसके, कुमार गुप्त को, किसके है, गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में मिलता है। आपसे जब ये पूछ देगा कि गुप्त काल में जमीन के खरीद बिक्री के होता है ना, उसका अधिकारी का जो कार्य है ना, वो किस ताम्रपत्र में मिला है, दामोदरपुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है, कुमार गुप्त से। किससे, दामोदरपुर, आप ऐसे ही पूछ सकता है, दामोदरपुर में, हाँ बिक्री के, समझे दामोदरपुर, समझे दामोदर नाम के आदमी है ना, वो जमीन बिक्री खरीद कर रहा है, तो दामोदरपुर ताम्रपत्र, दामोदरपुर में हम लोग जमीन खरीद बिक्री करेंगे, उसका अधिकारी के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दामोदरपुर ताम्रपत्र मतलब कुमार गुप्त से संबंधित, हाँ, जिसमें खरीद बिक्री के बारे में बताया गया है। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार आप बताइए, दामोदरपुर ताम्रपत्र में खरीद बिक्री के बारे में बताया गया है, जो कि समुद्र, बहुत बढ़िया। किसके शासनकाल में, कुमार गुप्त प्रथम, जिसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, जिसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, गोविंद गुप्त। चलिए अब आ जाइए, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। देखिए
देखिए वो देखिए मौर्य साम्राज्य में देखिए अशोक जो था वो 1/8 1/8 था मौर्य समाज में। देखिए 200 कर दिया था। 1/8 10वां भाग भी कर दिया था। भाग भी कर दिया। आई सब देखिए कितना 1/4 1/4 1/6 1%। हाँ 1/4 1/6 इस टाइप के ले रहा है। 25 या 30% लगा। ठीक है तो देखिए जब उसका देगा मौर्य वंश में कितना भाग था 1/8 या 10 1/8 या 10वां भाग, इसमें 1/4 या 6ठा भाग। ठीक है चलिए गुप्त काल के बालतश्रम माने विष्टि बालतश्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। देखिए गुप्त काल में राज्य के लिए आय का एक स्रोत क्या चीज़ का माना जाता था, क्या चीज़? देखिए जब भी कहते हैं ना गुप्त काल में आय का स्रोत किसे माना जाता था, बताइए किसको? तो जब ये कहा देगा गुप्त काल में तो ये बलात्श्रम विष्टि, जिसको विष्टि कहा जाता है, बलात्श्रम क्या बलात। देखिए कह दिया ब को ना लात से मारेगा, ब को लात से मारेगा, तो याद रखना है ब को लात से मारेगा तो बलात, बलात यानी विष्टि, विष्टि विष्टि बलात या उसको विष्टि कहा जाता है। ठीक है।